आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे 12th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस पूरे चैप्टर में हमें आवेश के बारे में ही बात करनी है। इस पूरा चैप्टर ना कहूँ ना एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में कहूँ तो उस पूरी बुक में हमको चार्ज के बारे में ही आवेश के बारे में ही बात करनी है। तो जो हमारे आज का टॉपिक है उसमें हम पहला टॉपिक चार्ज डिस्कस करेंगे, चार्ज की प्रकृति डिस्कस करेंगे, वस्तु को आवेशित किसी भी चार्ज कोई भी वस्तु है उसको आवेशित करने के तरीके के बारे में पढ़ेंगे और स्वर्णपत्र विद्युत दर्शी एक आपके पास डिवाइस है, एक मशीन है जो कि हमारी हेल्प करती है यह ज्ञात करने में कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। आवेश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आवेश स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको 11th के कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा। 11th में हमने एक चीज पढ़ी थी, गुरुत्वाकर्षण बल, अगर आपको याद है गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, ये बात मैं यहाँ पे क्यों ला रहा हूँ वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चार्ज जो है वो हमारी स्टडी में क्यों इन्वॉल्व हुआ। ठीक है, हम उसकी बात करेंगे, चार्ज फर्स्ट टाइम क्यों यूज किया गया या क्यों चार्ज की बात हमने की। ठीक है, ये गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये हमने पहले से पढ़ रखा है। ये सिंपल से क्या होता है कि अगर आपके पास एक मास m1 है, एक द्रव्यमान m1 है, एक द्रव्यमान m2 है और इनके बीच की जो दूरी है अगर वो मैं r मान लूँ तो यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो g टाइम्स m1 m2 अपॉन r स्क्वायर के इक्वल होता है। यहाँ पे जो g है ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होती है, कांस्टेंट है। ठीक है, और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट, सार्वत्रिक कांस्टेंट है। ठीक है, सार्वत्रिक मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू कभी चेंज होने वाली नहीं है, ये हमेशा कैसा रहेगा 6.67 10⁻11, इसकी वैल्यू हमेशा बनी रहेगी। ठीक, अब थोड़ा सा मैं याद करता हूँ कि यहाँ पे हम द्रव्यमान की बात क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि जो फिजिक्स है, जो भौतिकी है, भौतिकी में क्या करते हैं हम प्रकृति के नियमों का अध्ययन करते हैं और प्रकृति में दो तरीके की चीजें पाई जाती हैं। प्रकृति में आपके पास एक चीज होती है पदार्थ, ठीक है, जो कि हमको दिखती है, विजुअल होती है, जिसको हम फील कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है तरंग। ठीक है, जैसे पदार्थ के एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि घर में आपके यहाँ मिल्क आता है, वो पदार्थ है। ठीक है, सब्जियां होती हैं, पदार्थ हैं, टेबल आपकी पदार्थ है, आप जिस मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं वो आपका क्या है, पदार्थ की कैटेगरी में है। ठोस, द्रव और गैस, तीन तरीके के पदार्थ होते हैं और पदार्थ के बारे में हमने डिटेल में स्टडी पहले से ही कर रखी है। एक चीज होती है तरंग। ठीक है, प्रकृति में ही तरंग भी होती है, जो सन से, सूर्य से जो प्रकाश धरती पर आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के फॉर्मेट में आता है, उसकी फॉर्म में आता है। तो तरंग के बारे में जो डिस्कशन है हमने क्या बताया, जो पदार्थ है, पदार्थ जो है वो तीन तरीके का होता है, ठोस, द्रव और गैस। और एक चीज होती है तरंग। नेचर में दो तरह की चीज पाई जाती है, एक पदार्थ और दूसरा तरंग। ठीक है, अब हम यहाँ पे पदार्थ के बारे में हमारा मेन क्वेश्चन होगा। तरंग की बात क्या कहते हैं हम आगे चैप्टर्स में करेंगे, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग नाम से आपका एक पूरा चैप्टर है, वहां पे हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो पदार्थ के पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, तो पदार्थ है, पदार्थ के पास दो तरीके की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं। ठीक है, जैसे जो पदार्थ होता है, पदार्थ के पास द्रव्यमान होता है, कोई भी पदार्थ होगा आपके पास तो उसके पास द्रव्यमान जरूर होगा। और एक चीज होती है उसके पास आवेश। अब आवेश उसको हम आवेशित कर भी सकते हैं। ठीक है, द्रव्यमान तो उसके पास है ही और हम उसको आवेशित भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक उसका गुण आवेश का भी होता है, लेकिन आवेश उस पर हो ये जरूरी नहीं है, उसको हम आवेशित कर सकते हैं। तो हम आवेश की बात कहाँ से वो समझते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ रखा था कि अगर आपके पास दो मासेस हैं, इनके बीच की डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में एक गुरुत्वाकर्षण, एक आकर्षण का बल वर्क करता है जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, जिसका अमाउंट कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको यहाँ से जो ये फॉर्मूला है इससे हमको क्लियर हो रहा है। तो नेक्स्ट पेज पे आता हूँ, इस फॉर्मूले में हमको क्लियर हो रहा है कि F इज इक्वल टू क्या था, G टाइम्स m1 m2 अपॉन का r स्क्वायर। अब यहाँ से हमको क्लियर हो रहा है कि जो फोर्स है वो m1 m2 के अनुक्रमानुपाती है और उनके बीच के दूरी के वर्ग के, इनके बीच के दूरी की वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि अगर आपके पास सपोज कर लो एक मास m1 है, ये फिक्स कर देते हैं, इसको ये बंधा हुआ है। एक मास m2 है, इसको भी हम फिक्स कर देते हैं, ये भी मूव नहीं कर सकता है। अब यहाँ पे अगर एक मास हम m ला के रखते हैं और मैं आपसे पूछूं कि ये m मास जो है वो किसकी तरफ आकर्षित होगा। ठीक है, अब यह जाहिर सी बात है, अगर m1 की वैल्यू ग्रेटर देन m2 है, अगर m1 का मास ज्यादा है तो वो m पे ज्यादा फोर्स लगाएगा। मैं मान लेता हूँ कि ये सेंटर पर रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको डाउट ना हो। ये
इनके बीच की डिस्टेंस r थी, यहाँ से डिस्टेंस r/2 है और ये डिस्टेंस भी r/2 है, सेंटर में रखा होगा। तो जिसका मास ज्यादा होगा क्या होगा, उस m वो m को आकर्षित करेगा अपनी तरफ से, वो m को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो हमने ये देख रखा था कि गुरुत्वाकर्षण बल की एक खास बात होती है कि जिसका मास ज्यादा होता है चीजें उसी की तरफ आकर्षित होती हैं। अब हमने क्या देखा कि नेचर में एक जगह पे हमने ये ऑब्जर्व किया कि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या था, वो एग्जाम्पल आप लोगों ने पहले से भी देख रखा है कि अगर आपके पास एक स्केल है, उस स्केल को अपने हेयर पे रब करते हैं, आपने स्केल को क्या किया, ये आपके पास एक स्केल है, पटरी है, पटरी बोल सकते हैं, इसको आपने हेयर पे अपने बाल पे अपने रगड़ा, ठीक है। उसके बाद रब करने के बाद अब इसको स्मॉल पीस ऑफ पेपर के निकट लेके गए, पास लेके गए, तो हमने क्या देखा कि ये जो स्मॉल पीस ऑफ पेपर है जिनको अर्थ, जिनको पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, वो क्या होते हैं, पटरी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, जो मास ऑफ स्केल है वो बहुत कम है मास ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में, लेकिन मास ऑफ अर्थ इतना ज्यादा होने के बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं कर रहा है। पटरी जो है या स्केल जो है वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले रही है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से एक डिस्कशन आ रहा है कि जो द्रव्यमान वाला फैक्टर है उससे हम यहाँ पे जो बल कार्य कर रहा है उसको हम द्रव्यमान वाले फैक्टर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। अब स्केल को हेयर पे रब करने से कुछ तो हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो फोर्स यहाँ पे डेवलप हुआ है, ठीक है, जिस फोर्स से ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है वो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर वर्क कर रहा होता तब स्मॉल पीस ऑफ पेपर क्या होते, अर्थ की तरफ ही होते। लेकिन हमने क्या देखा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर जो है वो स्केल की तरफ चले गए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई दूसरा बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल कार्य कर रहा था उस बल को हमने क्या बोल दिया कि ये जो बल है वो है विद्युत बल। क्या है, विद्युत बल। और विद्युत बल का जो कारक है जिसकी वजह से विद्युत बल जनरेट हुआ है उसे हमने बोल दिया आवेश, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे कहा जाता है कि आवेश की परिभाषा बताइए, तो आवेश की परिभाषा क्या हो जाएगी, सिंपल परिभाषा एकदम बन जाएगी कि आवेश जो है वो किसी भी पदार्थ का वह गुण होता है जो विद्युत बल के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, या जिसकी वजह से विद्युत बल लगता है, ठीक है। आप ऐसे सिंपल डिफाइन कर देंगे कि पदार्थ का वह गुण जिसकी वजह से विद्युत बल लगता है उस गुण को हम बोलते हैं आवेश, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई। अब जैसे स्केल को हमने हेयर पे रख किया था तो स्केल आवेशित हो गई थी, उसने क्या हुआ, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, किस बल की वजह से, विद्युत बल की वजह से। और ये विद्युत बल का कारक कौन है, कॉस कौन है, तो क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको आवेश जो है वो क्लियर हो गया होगा, आवेश क्लियर होगा, आवेश में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं आवेश की प्रकृति क्या होती है। तो हमने पढ़ रखा है, हम लोग को पहले से भी आइडिया है कि आवेश जो है वो दो तरीके के होते हैं। आवेश जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक आपका आवेश होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक। धनात्मक को हम बोलते हैं प्रोटॉन और ऋणात्मक को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि इनका हमने नेमिंग कर दी। ये जो चार्ज होते हैं, वो जो आवेश होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक धनात्मक चार्ज होता है, एक ऋणात्मक चार्ज होता है, या धनात्मक आवेश होता है और ऋणात्मक आवेश होता है। जो धनात्मक आवेश होता है उसे हम जनरली क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ऋणात्मक को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज होते हैं, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है। मतलब ये क्या है, सबसे छोटे, प्रकृति में सबसे छोटा चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो 1.6 × 10⁻⁻19 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हमने यहाँ पे एक चीज का डिस्कशन नहीं किया था, उस पर आते हैं। पहले तो कि जब भी हम किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था, आवेश डिस्कस किया है, तो तुरंत उसके लिए हम क्या बात करेंगे, उसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, और उसका विमीय सूत्र क्या है। विमीय सूत्र पे क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। ये 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो अभी थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो हमारे पास ये आवेश है उसका मात्रक क्या होगा और उसका विमीय सूत्र क्या होगा।
तो आवेश का मात्रक क्या होता है? सिंपल सा, पहले मात्रक बना लेते हैं। अब हमने पढ़ रखा है आवेश का मात्रक क्या है। सिंपल सा, एक साइंटिस्ट है कूलॉम, जिन्होंने आवेश के लिए कई सारे लॉज, मतलब बहुत सारा काम किया, तो उनके ऑनर में हमने क्या कर दिया कि आवेश का मात्रक रख दिया, कूलॉम रख दिया। ठीक है, तो कूलॉम इसका एक मात्रक होता है। इसका एक दूसरा मात्रक भी है, हम दूसरे मात्रक के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, एक इसका दूसरा मात्रक भी होता है जिसे हम एसआई, ठीक है, एसआई मात्रक भी बोलते हैं। एसआई मात्रक क्या होता है इसका? जैसे हमने पढ़ा है कि आई जो होता है, करंट जो होता है, वो होता है Q बाई टी। धारा जो है वो क्या होती है? आवेश की दर को बोलते हैं धारा। तो आवेश अपॉन टाइम, समय जो है वो क्या है? आई के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आई मल्टीप्लाइड बाई टी हो जाएगा। तो अगर यहाँ से Q की वैल्यू आई इंटू टी है, तो आई मतलब क्या है? धारा, टी मतलब क्या है? समय। धारा के जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, और समय का क्या होता है? सेकेंड। तो इसको बोलते हैं, इसकी एक यूनिट और होती है, उसको हम एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो एक ये यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा कि आवेश के मात्रक बताइए, और आपको 4 ऑप्शन दे दिया, सपोज कर लो, उसमें कूलम लिखा ही नहीं, उसने एम्पियर सेकंड लिख दिया, एम्पियर पर सेकंड लिख दिया, तो ऐसे करके दे देगा आपको 4 ऑप्शन, तो आप वहाँ पे गड़बड़ कराएंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि एम्पियर सेकंड भी इसका एक मात्रक होता है। विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र आपको पता होगा कि जब भी हम किसी जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, जैसे उसमें आपका होता है फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, मूल राशि होती है, और आपके पास कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि होती है, डेराइव्ड क्वांटिटी होती है। तो अगर हम किसी भी राशि को, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी राशि को मूल राशि के टर्म में राइट करते हैं, तो वो क्या होता है? उसका विमीय सूत्र हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी मूल राशि क्या है? देखो, एम्पियर और सेकंड, ये दोनों मूल राशि है। तो एम्पियर को हम ए से लिखते हैं, समय को हम टी से लिखते हैं, तो इसका विमीय सूत्र हो जाएगा सिंपल सा ए टी। ठीक है, तो मात्रक और विमीय सूत्र क्लियर होगा। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे थे कि धनात्मक और ऋणात्मक आवेश के बारे में। तो जो आवेश है उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, तो इसमें इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है, मतलब जिससे वो मिलके बनता है। जैसे एक बड़ा आवेश है, छोटा आवेश है, तो अगर आवेश के सबसे छोटे पार्ट की मैं बात करूँ, सबसे छोटा आवेश जो प्रकृति में उपलब्ध है आपके लिए, वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इस पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको क्लियर होगी। अब थोड़ा सा अब देखते हैं, तो हमने क्या क्या देख लिया? आवेश देख लिया, आवेश की प्रकृति की बात कर ली, वस्तु को आवेशित करने के तरीके पे आते हैं। ठीक है, किसी भी वस्तु को हम कैसे आवेशित करते हैं उस तरीके पे आते हैं। तो वस्तु को आवेशित करने का जो तरीका है, 3 तरीके हमारे पास है। ठीक है, एक तो आपके पास घर्षण है, एक संचालन है, और एक पास प्रेरण है। ठीक है, तो घर्षण में क्या है कि जब भी आप किन्हीं दो वस्तुओं को रब करते हैं, तो क्या होती है? उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में, दूसरे का इलेक्ट्रॉन निकल के पहले में। तो सपोज करो आपके पास ये एक रॉड है, इसको हमने वूल से रब कर दिया। ठीक है, वूल मतलब ऊन से, तो क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन निकल करके ऊन से इसमें आ जाएंगे या इसमें से उसमें चले जाएंगे। तो जब हम इसको घर्षण करते हैं, तो घर्षण करने में क्या होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है, आवेश का स्थानांतरण होता है, जिससे वस्तुएं क्या हो जाती हैं? आवेशित हो जाती है। तो घर्षण में क्या होता है? जब भी हम 2 चीजों को आपस में रगड़ते हैं, वहां पे आवेश का स्थानांतरण होता है, जिसकी वजह से वस्तुएं क्या होती हैं? आवेशित हो जाती हैं। संचालन क्या है? संचालन में एकदम इजी सा टॉपिक है, संचालन भी समझते हैं। जैसे सपोज कर लो आपके पास ये एक 2 स्फीयर है, ऐसे एक स्फीयर है ये, और एक स्फीयर ये मान लेते हैं। ठीक है, इस पे हमने कुछ चार्ज दे रखा है, इस पे ढेर सारा चार्ज है, सपोज कर लो इस पे हमें को ढेर सारा चार्ज दे रखा है, इसको पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसमें से कई सारे इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिए, तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। ये कैसा है? इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे Q की वैल्यू जो है, चार्ज की वैल्यू क्या है? 0 है। अब ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। कंडक्टर आपको पता है ना, जैसे जो वस्तुएं होती हैं 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका चालित, या जिसको हम चालक बोलते हैं, अचालक बोलते हैं, अचालक या अर्धचालक बोलते हैं। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, अर्धचालक, इनके बारे में भी बात करेंगे अभी थोड़ा सा रुक के।
तो हम ये मान के सब चलते हैं कि दोनों जो है वो क्या है, चालक है। अभी हमने क्या किया, इस वाली वस्तु को अगर इस वस्तु के संपर्क में ले आए तो क्या होगा, इसमें से कुछ चार्ज निकल के इस बॉडी पे चला जाएगा, इस बॉडी से कुछ चार्ज निकलेगा और किस पे चला जाएगा, इस बॉडी पे चला जाएगा, जिसकी वजह से ये वाली वस्तु कैसी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, संचालन की हेल्प से, ठीक है, कॉन्टैक्ट की हेल्प से, ठीक है, एक दूसरे को संचार मतलब एक दूसरे को हमने कनेक्ट किया, ठीक है। कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ है, ये एक बॉडी जो है इससे चार्ज दूसरी बॉडी में चला गया। तो चार्ज वस्तु को आवेशित करने का एक तरीका तो घर्षण है कि आप उनको रगड़ दीजिए किसी चीज से, तो क्या हो जाएगा, घर्षण की वजह से क्या हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे या कुछ इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल जाएंगे। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, अगर कुछ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा उस पर, और अगर उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, धनात्मक आवेश आ जाएगा उस पर। अब ये क्या है कि अगर हमने दूसरा मेथड क्या है कि हमने क्या हुआ, एक वस्तु जो की आवेशित थी उसको दूसरी वस्तु के संपर्क में ले आए, ठीक है। तो जब दूसरी वस्तु के संपर्क में ले आएंगे तो क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के इस वाली वस्तु में चला जाएगा, या यहाँ से चार्ज है वो निकल के यहाँ पहुंच जाएगा, वो क्या करेगा, इस वाली वस्तु को चार्ज कर देगा। अब यहाँ पे होगा कैसे, वो भी समझ लो कि जैसे ये प्लस वाला चार्ज इसके कॉन्टेक्ट में आएगा, ठीक है। अब प्लस चार्ज को क्या चाहिए, माइनस चार्ज चाहिए, ठीक है। और हमको पता है कि वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो मुक्त अवस्था में होता है, वो इजीली ट्रांसफर कर सकता है। ये ध्यान रखिएगा, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, जितनी भी चालक और अर्धचालक होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है मुक्त अवस्था में रहता है, वो मूव कर सकता है, एक बॉडी से मूव करके दूसरी बॉडी में जा सकता है। तो जैसे ही ये बॉडी जो है प्लस वाली वो इसके कांटेक्ट में आएगी, ये वाली बॉडी क्या होगी, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जो मुक्त अवस्था में है वो इसके प्लस चार्ज के पास चले जाएंगे, तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के इस बॉडी में आ जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी, ये बॉडी भी चार्ज हो जाएगी। अब जो दूसरा तरीका है प्रेरण वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो अब थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे प्रेरण की, ठीक है। प्रेरण क्या है उसके बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेरण डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। तो प्रेरण डिस्कस करने के लिए थोड़ा सा फिर से कुछ डायग्राम बना देते हैं। अब प्रेरण में क्या खास बात होती है वो समझ लो जल्दी से, ठीक है। प्रेरण में क्या है कि हम ना तो उसको घर्षण देंगे, ना ही उनको हम रब कर सकते हैं, ना ही उनको रगड़ सकते हैं, ना ही उनको हम कांटेक्ट में ला सकते हैं, ना ही उनको हम एक दूसरे से संपर्क में ला सकते हैं। तो फिर कैसे क्या कहते हैं, इसकी हेल्प से हम वस्तु को चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उसी को समझते हैं थोड़ा सा। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास दो वस्तुएं, ठीक है। एक आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट था और ये एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, और ये दोनों क्या है, इसमें से जो ये वाला ऑब्जेक्ट है वो आपके पास चार्ज है, इस पे ढेर सारा चार्ज, और ये वाली बॉडी कैसी है, ये अनचार्ज है, ये चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, हम इस वाली बॉडी को, जो ये वाली आपकी बॉडी थी जो अनचार्ज थी, उसको हमने क्या किया, इस चार्ज वाली बॉडी के नियर ले आए, इसके पास ले आए। इसके पास लाने से क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज थी, इसके पास इसको हम लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि इस पे जो निगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस एंड पे आ जाएंगे ऐसे, जैसे इसको हम, ये पॉजिटिवली चार्ज थी ना, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो मुक्त आवेश है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उनको क्या करेगा, अपनी तरफ से आकर्षित करेगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के होंगे वो इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे, इधर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सरफेस निगेटिवली चार्ज हो जाएगी, ये वाली सरफेस जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और फिर हमने क्या किया कि ये जो सरफेस जो पॉजिटिवली चार्ज सरफेस थी उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थ से जोड़ दिया। तो अर्थ से जोड़ने से क्या होगा कि अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से होते हुए इस वायर के थ्रू होते हुए इसमें आए और इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दिया, वो इस पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले तो इसमें आकर इसको न्यूट्रलाइज किया, और फिर हमने क्या किया, इस वायर को यहाँ से कट कर दिया, जो ये वायर था इस वायर को हमने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, और फिर इस वाले स्फीयर को हमने हटा लिया, इस वाले स्फीयर को भी हमने क्या किया, हटा लिया, ये वाला स्फीयर जो था उसको भी हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो अभी देखो क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज तो इसमें खत्म ही हो चुका था, अब इस पे क्या होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज जो था वही क्या होगा, पूरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब नेगेटिव चार्ज इधर से मूव करके अर्थ में जा नहीं सकता क्योंकि हमने रास्ता कट कर दिया,
तो फिर ये बॉडी कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज हो जाएगी। तो प्रेरण के हेल्प से, प्रेरण की मदद से कैसे बॉडी को चार्ज करते हैं ये एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि हम दो बॉडीज लेंगे जिसमें एक बॉडी चार्ज होगी दूसरी अनचार्ज होगी। पहली वाली बॉडी को हम दूसरी बॉडी के पास लेके जाएंगे, कांटेक्ट में नहीं लाएंगे, संपर्क में नहीं लेंगे, बस पास लेके जाएंगे। पास लाने से क्या होगा, जो दूसरी वाली बॉडी है उसमें एक इंट हो जाएगा, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। जितने भी उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे, एक इंट पे मूव करके आ जाएंगे, एक तरफ आ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज से वो अट्रैक्ट होते हैं, वो इस वाले सरफेस पे आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ऐसे इस इंट पे आ जाएंगे। तो अगर पॉजिटिव चार्ज इस वाले इंट पे आ जाता है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, तो ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, ये निगेटिव चार्ज इस इंट पे आ जाएंगे, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। और हमने क्या किया, इस वाले को ग्राउंडेड कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। तो अर्थ से कनेक्ट करने का वजह से ये इंट आपका पॉजिटिव था, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन जो इसको इलेक्ट्रॉन थे वो कहाँ चले गए, वो इधर चले गए थे, इस डायरेक्शन में चले गए थे इलेक्ट्रॉन। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे कि ये अर्थ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और अपने आप को क्या कर लेगा, अपने सरफेस को न्यूट्रलाइज कर लेगा, ठीक है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो सिंपल क्या हो जाएगा, आप इस बात को समझिएगा यहाँ पे। और फिर हमने क्या किया, यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। डिस्कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ, डिस्कनेक्ट करने की वजह से क्या हुआ कि ये बॉडी जो है, ठीक है, उस पर ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो खत्म हो गया था ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए तो हमने इसको क्या कर दिया था, न्यूट्रलाइज कर दिया था, निष्क्रिय कर दिया था। अब ये निगेटिव चार्ज जो है, ऋणात्मक आवेश जो है पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और ये बॉडी कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। इसके बाद का जो टॉपिक एक बचा हुआ था हमारा, स्वर्णपत्र था, स्वर्णपत्र देख लेते हैं उसका नाम क्या था, हाँ, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी इसे बोलते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो आज यही क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।